होएगा जैसे। ओके ओके ठीक है चलो। जस्ट अ सेकेंड, एक बार देख लूँ किसी के पास लिंक, सबके पास तो गया है, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, जीएसटी क्लास है, हाँ, तो जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जीएसटी में क्या चल रहा है सर? टाइम ऑफ सप्लाई, क्या बोलते हो? अप्लाई से। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिकली ये ओवरऑल डिस्कशन चैप्टर है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू। सर जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए ऐसा, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कि मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा का ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। सर ऐसा है क्या? सर एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप लोग जो जीएसटी पढ़ रहे हो, आप लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए? आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि जो प्रोविजंस है उसको ठीक ठाक से समझो। जो जीएसटी प्रिपेयर, मतलब जो बेसिकली जीएसटी कंसल्टेंट बनेगा बाद में जाके या फिर अभी भी कर रहा है, तो ऐसा केसेस में उनको क्या करना है भाई? बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, प्रॉपर लेवल में जीएसटी फाइल करेगा और गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होगा। लेकिन गवर्नमेंट किस पॉइंट में जाके आपसे टैक्स लेगा, इसके लिए एक बहुत वाइटल पॉइंट है और दैट इज द टाइम। मतलब इसमें टाइम एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। मतलब अगर टाइम समझ में नहीं आता है ना, तो फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगा कैसे? क्योंकि ना कई बार ऐसे होते हैं कि एडवांस पेमेंट हो जाता है, कई बार ऐसे होते हैं कि इनवॉइस इशू हो जाता है पर पेमेंट नहीं होता। मतलब मानो कि आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सप्लायर हो, किसी को आपने प्रोडक्ट सेल किया और फिर वो आपको पे करेगा, फिर जाके आप गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करोगे। ऐसा ही होता है ना। अगर मानो कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मानो कि रोशनी शिवम को कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, मानो रोशनी का अपना कुछ बुटीक वगैरह है, शिवम अपने बहन के लिए या फिर फैमिलीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रोशनी से खरीदा। तो रोशनी शिवम रोशनी से परचेस किया और फिर पेमेंट करेगा, और फिर उस पेमेंट को मिलने के बाद रोशनी क्या करेगा? शिवम का जो भी अमाउंट है वो काटने के बाद उसको क्या करेगा? बाकी अमाउंट गवर्नमेंट के घर में सबमिट कर देगा, है ना। इन सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। तो सर ये टैक्स कलेक्ट करने का टाइम क्या है, इसको लेके मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसके बारे में चर्चा किया था। आई होप आप लोगों को याद है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर आज क्या बात करने वाले? सर आज मैं आपके साथ दो टॉपिक में बात करूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो आप लोगों को याद हो गया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ दो इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करूंगा। सर आप लोग भाउचर के बारे में सुने हो? बताना सर, भाउचर, भाउचर क्या होता है, जानते हो सर आप लोग? सर भाउचर ऐसा होता है, एक तरह का बिल होता है। इस टाइप ऑफ बिल भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोलो ना, जैसे मानो कि कूपन टाइप का, हाँ। जैसे मानो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग किया, फिर कंपनी आपको बोला कि एक 5000, ডিসকাউন্ট দেয় এটা আর কি একটা স্মল পিস অফ इट्स लाइक डिस्काउंट, सुनने में डिस्काउंट जैसा ही लगता है आपको, बट ये सेल बूस्ट करने का एक बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है। मानो कि आपने पैंटालून्स में शॉपिंग किया, ठीक है, या फिर शॉपर स्टॉप में शॉपिंग किया। तो पैंटालून्स या बिग बाजार या शॉपर स्टॉप, जो भी फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन है, आई होप यू ऑल नो अबाउट, उन्होंने ऐसे बोलते हैं सर, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम, दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम पे ऐसे बोलते हैं 10,000 की शॉपिंग करने से 1,000 का गिफ्ट भाउचर, ऐसा बोलता है, कई यस बार सर। बोलते हैं, है ना। तो और बोलते ये भी है कि 1,000 का गिफ्ट भाउचर में से 500 आप स्टोर में रिडीम कर सकते हो और 500 आप ऑनलाइन में रिडीम कर सकते हो। तो और वो जो 500 रिडेम्पशन है आपको अभी करने को मौका नहीं मिलेगा, आप आज के बाद कभी भी, मतलब से फॉर एग्जांपल आप आज कोई पर्टिकुलर शॉपिंग कर रहे हो, नेक्स्ट दिन, ठीक है, मतलब मानो कि आज 10 तारीख है, 11th ऑफ February ऑनवर्ड्स, विद इन 1 मंथ अगर वो भाउचर लेके आप उस मॉल में जाते हो, उस पर्टिकुलर शॉप में जाते हो और उस भाउचर को देते हो, आप 500 का कोई भी चीज परचेस कर सकते हो। और साथ में कुछ कंडीशंस भी लगा देते हैं, जैसे कि
ऑफर आइटम पे नहीं लगेगा ऐसा करके, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि मिनिमम 1500 के परचेस करने से 500 रिडीम कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह का बोल देते हैं सर कि अगर नेक्स्ट टाइम परचेस में आप 1500 का शॉपिंग करोगे तो 500 का डिस्काउंट ये भाउचर दिखा के लेके जाना, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन इज दैट कि ये 500 का जो भाउचर है क्या ये सेल नहीं है ना सेल, ये भी तो सेल है ना सर। तो फिर इसका भी तो एक टाइम का मैटर होगा, इसका भी तो एक टाइम का मैटर होगा कि भाई भाउचर जब रिडेम्पशन हो रहा है या फिर भाउचर दिखा के जब कोई बंदा कोई परचेस करता है तो जो दुकानदार है जो सप्लायर है उसका सेल बढ़ रहा है, तो नॉर्मल सेल और भाउचर वाला सेल इसमें अंतर हो जाएगा। तो वही नॉर्मल सेल का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन भाउचर वाला सेल के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। ऐसे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ सकता है। एक, अगर भाउचर किस प्रोडक्ट में खर्चा कर सकते हैं अगर ये पता है तो उसके लिए एक रूल्स है। एक सेकेंड रूल्स ऐसा है कि भाउचर कई बार ऐसे होते हैं कॉमन भाउचर इन द सेंस कि भाउचर आपके पास है स्पेशली फूड भाउचर टाइप में जो नॉर्मली होते हैं ग्रोसरीज वगैरह में, कि आप क्या प्रोडक्ट लोगे आपको नहीं पता, जब आप रिडेम्पशन करोगे तभी आप उस भाउचर को बोल सकते हो कि मैंने भाउचर यूज किया। लेकिन अगर मानो कभी बार ऐसे होते हैं कि भाउचर फॉर शर्ट्स ओनली, ठीक है, मतलब अगर आपको शर्ट का भाउचर मिला है, शर्ट मतलब जैसे टीज जीन्स शर्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप ये अगर आपको बोल दिया कि भाई ये भाउचर तो आप सिर्फ और सिर्फ जीन्स में ही यूज करना, ठीक है, तो इन दैट केस ये पहले से पता होता है, तो फिर इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि भाई ये तो जीन्स में ही होगा। लेकिन जिस केस में पता नहीं चलता कि भाई कौन से फूड प्रोडक्ट में होगा कौन से ग्रोसरी में होगा, तो उस केस में मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक अलग रूल्स बताते हैं। तो इस तरह का डिफरेंट सिनारियो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये भाउचर वाला केस आज देखेंगे आपके साथ कि भाउचर सेल के टाइम पे क्या खेल होता है, और फिर आपसे मैं बात करूंगा किस मैटर पे, सर्विस पे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसमें भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों, ठीक है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड मतलब आप लोग जानते हो, फॉरवर्ड मतलब सप्लायर ने सर्विस दिया, टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट के घर में जमा किया, मैंने मानो कि मैंने सर्विस दिया, टैक्स कलेक्ट किया, सरकार के घर में जमा किया, इट्स सिंपल फॉरवर्ड। बट और रिवर्स कैसे हो जाएगा, रिवर्स कैसे हो जाएगा, मानो कि मैंने आपको सर्विस दिया, आप कौन हो, रिसिपिएंट हो, कोई भी किसी भी चीज का गुड्स बेचा, सर्विस दिया आपको, व्हाट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है, तो आपको मैंने सर्विस दिया, आपने मेरे को पेमेंट किया, ठीक है, लेकिन जो जीएसटी अमाउंट है ना वो आप मेरे को नहीं दोगे, वो क्या करोगे आप खुद सरकार के घर में जमा करोगे, आप खुद गवर्नमेंट के घर में जमा करोगे। ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, जब रिसिपिएंट, थैंक यू सर, बस यही है और कुछ नहीं, यही है, जब रिसिपिएंट पे करते हैं गवर्नमेंट में उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। ऐसे बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस है, एग्जांपल्स है जिस केस में रिसिपिएंट को गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना पड़ता है, तो उस केस को रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो ये रिवर्स चार्ज के केस में एज वेल एज फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है ये जानना जरूरी है। साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक रेसिडुअल का एक केस है वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे आगे, ठीक है। चलो फटाफट आपको प्रोविजंस बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टाइम ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, एकदम सर बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, हाँ चले चलो सर, चले चलो। ओके तो टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो आगे आगे कहाँ चले, आगे आगे कहाँ चले, गुड्स हो गया सर, आप लोग घर में गो थ्रू कर सकते हो, आई होप कि ऑलरेडी कर चुके होंगे। हाँ सर, गुड्स रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन भी हम लोग कर चुके हैं, थैंक यू सर, मैं इतना उम्मीद रख सकता हूँ सर, घर में प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे बाद में क्या होगा जानते हो, आसमान से टपका और खजूर पे लटका, मतलब सर मतलब ऐसा होता है कि आप यही भूल जाते हो कि आप क्या पढ़ रहे थे इसीलिए प्रैक्टिस में जरूर रहिएगा सर, ठीक है। ये सब बात मैं कर चुके हैं आप लोगों के साथ। ओके, तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, आज सेक्शन 12 का चर्चा चल रहा था, और सेक्शन 12 के अंदर जो गुड्स के अंदर हम लोगों ने इतना देर से बातें की हैं सर, है ना, ये सेक्शन वाइज यहाँ पर एकदम क्लियरली बोला है।
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से बोला है। ये पूरा सेक्शन 12 का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 है ना सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12, जिसमें 12 सब सेक्शन 1। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू सर, मैं भूल गया, थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा देरी में बोलता ना तो मार ही खा लेता मेरे से, ऑनलाइन थप्पड़ हो जाता। क्यों? ऐसा ऐसा ना एक पहले हुआ था 1-2 क्लास में, मैं बोलते गया, अगला स्टूडेंट लोग कुछ नहीं बोला मेरे को, फिर बहुत देर बाद जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोलते सर स्क्रीन ही तो शेयर नहीं। मैं बोली हे भगवान, फिर बाद में जिन लोगों को रिकॉर्डिंग जाएगा उन लोगों के लिए मैं क्या करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 के अंदर बोला गया है। इसमें आप, अच्छा अभी स्क्रीन सबको शेयर है ना? यस सर। यस सर। ओके सर, ठीक। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 में सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 मैं प्रीवियस क्लास में चर्चा करके रखा। अगर किसी ने मिस करके रखा है प्लीज़ मेरे को बोलो, मैं शेयर कर दूंगा फिर से, ठीक है। सेक्शन 31 भी बहुत गजब का चर्चा था सर, जिसमें टैक्स इनवॉइस इशू करने का जो डेट के बारे में बात करते हैं कि भाई रीजनेबल डेट क्या होना चाहिए सेक्शन 31 के हिसाब से, ठीक है। बढ़िया एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको एकदम समरी वाइज भी आप लोगों के साथ मैंने चर्चा किया, ठीक है, कि इस तरह से पूरा एकदम फ्लो चार्ट के हिसाब से। ये काफी अच्छा एग्जांपल था स्फिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का, गजब का एग्जांपल था। इसमें एडवांस पेमेंट का भी एक एरिया आया था। गुड्स के केस में एडवांस रिसीप्ट का जीएसटी अलग से चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये भी बात हुआ था, ठीक है। ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन 12 है ना सर, फ्लो चार्ट वाइज आपको पूरा रूल समझा के बताया गया था सर, ठीक है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 भी बताया गया था, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसे बात करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं सर। अभी हम लोग पहुंच कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, रिवर्स चार्ज में भी बात किए हैं सर, रिवर्स चार्ज में भी मैंने बात किया। पहुंचते पहुंचते चले आए सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में। और ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, इसके बारे में बात करता है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज है सर, हमारे इस कंट्री में भी है, डिफरेंट और भी कंट्रीज में है, जो वाउचर इशू करने में काफ़ी काम करते हैं सर। तो चलो पहले थोड़ा समझते हैं, फिर कुछ कंपनीज का भी नाम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता दूंगा कि जो लोग वाउचर इशू करने का काम करते हैं, ठीक है। वो लोग बदले में कमीशन लेते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के साथ उनका कनेक्शन या डील होता है, ठीक है। एज कॉमनली अंडरस्टूड वाउचर्स आर इंस्ट्रूमेंट, वाउचर्स क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट कैन बी एक्सचेंज एज पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑफ द डेजिग्नेटेड वैल्यू, ठीक है। डेजिग्नेटेड वैल्यू जैसे कि आपको मैं बोला था कि पेंटालून्स ने आपको एक 1000 रुपीज का वाउचर दिया, ठीक है, 1000 का वाउचर, तो डेजिग्नेटेड वैल्यू हो गया है ना। वाउचर कितने का, वाउचर 1000 का, ठीक है। पेंटालून्स ने या बाटा में जूता खरीद रहे हो सर, ठीक है, बाटा ने आपको वाउचर दिया, ठीक है। क्या वाउचर दिया कि भाई आओ जूता खरीदो, और 5000 का जूता खरीद 5000 का शूज खरीद परचेस करने से 1000 का वाउचर मिलेगा, जो नेक्स्ट परचेस में रिडीम कर लेना, ठीक है। डेजिग्नेटेड वैल्यू, तो एज पर द डेफिनेशन दे आर इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का क्या हो गया सर, इंस्ट्रूमेंट्स दैट certain persons potential suppliers are obliged to accept as consideration, पार्ट और फुल, या तो पार्ट भी हो सकते हैं या फुल भी हो सकते हैं, फॉर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विस के लिए भी हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट और इट्स रिलेटेड documentation sets out the terms and conditions of use, the goods and services covered, and the identity of the potential suppliers of such goods and services. As per section 12 subsection 4, the time of supply of vouchers exchangeable for goods is, इसका टाइम क्या है, दो टाइम के बारे में इसमें बताते हैं सर। वेरी सिंपल, आपको मैं अभी 2 मिनट में एग्जांपल से समझा देता हूँ। डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर, मतलब जिस दिन वाउचर इशू हो रहा है, जिस दिन वाउचर इशू हो रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर इफ द सप्लाई दैट इट कवर्स इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वाउचर इशू हो रहा है, अगर ये आइडेंटिफाइबल हो तो फिर जिस दिन वाउचर इशू होगा वही डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जिस दिन वाउचर इशू हो रहा है उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये कौन सी प्रोडक्ट में खर्चा होने वाला है। एंड देयर इज अनदर पॉइंट, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन अदर केसेस, मतलब अगर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है कि भाई वाउचर किस लिए है, तो फिर
क्या होगा, जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन का। सर थोड़ा समझा दो ना सर, समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली बता देगा। सर एक कंपनी है जिसका नाम है एक्मी सेल्स लिमिटेड, ठीक है, एक्मी सेल्स लिमिटेड। एक्मी सेल्स लिमिटेड सेल फूड्स कूपन्स टू ए कंपनी। एक्मी सेल्स क्या करते हैं, फूड कूपन सेल करते हैं कंपनी को। द कंपनी गिव दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉइज। ध्यान से सुनिएगा सर, द कंपनी गिव दिस कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी क्या करते हैं, यही कूपन को अपने एम्प्लॉइज को देते हैं एज पार्ट ऑफ द एग्रीड पार्क्विजिट्स। सर जो लोग सैलरी चैप्टर पढ़ चुके हो उनको जरूर पता होगा, इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर, इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है सर, जैसे अलाउंस बोल के होता है वैसे ही एक पॉइंट होता है पार्क्विजिट्स। सर पार्क्विजिट्स क्या होता है, सर पार्क्विजिट्स इज अ स्पेशल बेनिफिट्स बट एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे अलाउंसेस क्या होता है, ऐसे ही दिया जाता है, सिचुएशन वाइज दिया जाता है, सुविधाएं देते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। बट पार्क्विजिट्स सुविधाएं हैं बट एज पर एग्रीमेंट है। पार्क्विजिट्स देना मैंडेटरी है, अगर एग्रीमेंट में है तो पार्क्विजिट्स देना पड़ता है। जैसे कि कंपनी कार का सुविधा अपने एम्प्लॉइज को देगा कि नहीं देगा, ठीक है, कंपनी अपनी कार एम्प्लॉइज को देगा कि नहीं देगा, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एजुकेशन फैसिलिटीज में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्क्विजिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर फूड कूपन्स भी एक बहुत ही फेमस पार्क्विजिट्स है। एक कंपनी का नाम बताएं सर, ये तो एक्मी सेल्स तो एक भाजू मतलब एक बेसिकली एग्जांपल्स है, बट अगर मैं आपको एक फूड कूपन्स कंपनी का नाम बताऊं जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज हो सकता है सर जल्दी बताओ, नाम बताते हैं सर। सर आप लोग इसके नाम सुने हो सर, सोडेक्सो का नाम सुने हो, सोडेक्सो, एनीवन, किसी ने भी सुना है सर सोडेक्सो कंपनी का नाम? सर ये नॉर्मल में नहीं सुनोगे, क्यों, जो लोग एम्प्लॉइज के हिसाब से किसी कंपनी में काम करते हैं ना उनको पता होता है, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन को पता होता है जो सोडेक्सो के थ्रू से ना काम करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया। सर कैसा बात है, जो लोग एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट में चल रहे हो आजकल, ठीक है, मुझे पता है हमारे यहाँ पर कोई कोई है जो एंटरप्रेन्योरशिप में भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि प्रिया है, आई होप कि प्रिया को सुनाई दे रहा है, तो उनका प्रिया है, और भी है सर सुमित वगैरह हैं जिनको बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी है, खुद का बिजनेस बना रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश भी हो चुका है, वो अपने एम्प्लॉइज के केस में ऐसे सोच सकता है सोडेक्सो जैसे बिजनेस के साथ। मेरा और भी एक स्टूडेंट है, अभी पुराना स्टूडेंट है सर, उनका न्यू टाउन में अच्छा खासा बिजनेस चलता है, उनके पास भी काफ़ी सोडेक्सो का कॉन्सेप्ट आता है। मेरे को पूछा था एक बार कि दादा ये सोडेक्सो क्या होता है, तो मैं उनको समझाया था कि अगर अब तुम अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना चाहते हो तो आप सोडेक्सो के साथ एक तरह का एग्रीमेंट कर सकते हो, और वो क्या करेगा, आपको कूपन प्रोवाइड करेगा, और वो कूपन का एक वैल्यूएशन होगा, ये कमीशन खाता है बेसिकली, ठीक है। ये सोडेक्सो जैसा कंपनी क्या करते हैं, कमीशन खाता है। तो इसका इट्स अ वेरी फेमस, ये फ्रेंच कंपनी है सर, यहाँ का नहीं है, ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस कंपनी। इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फूड सर्विस एंड फैसिलिटीज, ठीक है, इसका इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। Sodexo, formerly Sodexo Airlines, is a French food service and facilities management company headquartered in Paris, suburb of Isles. I don't know क्या है spelling. Molignac. It has 4,28,237 employees as of 2019. मतलब आप समझ सकते हो, it's a very big organization. It's a very big organization. क्या करते हैं? Say for example, Sodexo कूपन सप्लाई करता है, जैसे कि एक्मी सेल्स करता है वैसा ही, ठीक है। तो सोडेक्सो क्या करेगा, बिग बाजार या फिर पैंटालून्स जैसे कंपनी का जो कूपन है वो किसी और कंपनीज के एम्प्लॉइज को, ठीक है, मानो कि सोडेक्सो ने किसी कंपनी को, जैसे मानो कि टीसीएस को, ठीक है, सोडेक्सो ने टीसीएस को कांटेक्ट किया, या फिर टीसीएस ने सोडेक्सो को कांटेक्ट किया। टीसीएस ने बोला कि भाई मेरे एम्प्लॉइज को आप बेनिफिट प्रोवाइड करो, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉइज को पार्क्विजिट्स देने का वादा किया, ठीक है, ताकि मेरे एम्प्लॉइज को मेरे को मैं सुविधा दे पाऊं। तो क्या करेगा, सोडेक्सो टीसीएस को कूपन देगा, और ये कूपन पार्क्विजिट्स के तौर पे टीसीएस अपने एम्प्लॉइज को देगा, ठीक है। और ये एम्प्लॉइज क्या करेगा, ये कूपन लेके बिग बाजार पहुंचेगा। एम्प्लॉइज क्या करेगा, वो कूपन लेके बिग बाजार पहुंचेगा या फिर पैंटालून्स पहुंचेगा, ठीक है, जिसके साथ सोडेक्सो का कॉन्टेक्ट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सोडेक्सो का कूपन वैलिड मानता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कूपन के कारण एम्प्लॉइज खुश, ठीक है, एम्प्लॉइज को लगता है कि भाई हमें तो कूपन मिलता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये पैसा कौन देता है, बड़े कंपनी देता है, क्यों देता है, अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए, ठीक है, क्यों,
एम्प्लॉइज को क्या फीलिंग आता है ना सर, एम्प्लॉइज को ऐसा फीलिंग आता है कि भाई देखो मेरा कंपनी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो उस कंपनी के लिए एम्प्लॉय भी जान दे देगा। रात को 12 बजे बोलेगा तो आ जाएगा, रात सुबह 6 बजे बोलेगा तो भी उठ के आ जाएगा, नहीं नहीं मेरे को कंपनी बहुत देखता है, तो मुझे भी कंपनी को देखना चाहिए। समझ रहे हैं सर? बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? म्यूट अनम्यूट किया किसी ने? बोलो सर बोलो, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो बताओ। हाँ सर। ओके, बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ मैं, भाउचर वाले बिजनेस का मॉडल समझा रहा हूँ। तो ये देखो सर, इसका रेवेन्यू देखो 22 बिलियन यूरो का इसका रेवेन्यूज है। दुनिया के ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज में इनका बिजनेस है। ठीक है, ऐसे और भी इनका कॉम्पिटिटर हो गया आजकल इंडिया में। ठीक है, बट सीरियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट। ये कूपन इशू करेगा, बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करेगा। ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट करने के लिए कूपन इशू करेगा, वो कूपन लेके एम्प्लॉइज बिग बाजार पहुंचेगा, बिग बाजार का सेल बूस्ट हो जाएगा, बिग बाजार का सेल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिग बाजार का, पैंटालून्स का सेल बूस्ट हो जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से भाउचर स्कीम चलता है सर, इसी तरह से भाउचर स्कीम चलता है। ऐसे कंपनी भी नॉर्मल भाउचर देता है, वो भी एक है। ठीक है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था। सो भाउचर इशू करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। कभी एम्प्लॉइज को मिल सकता है अपनी कंपनी की तरफ से, कभी एम्प्लॉइज को मिल सकता है अपने कंपनी की तरफ से, या फिर सॉरी क्या हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट कंपनी मतलब पैंटालून्स बिग बाजार जैसे इशू कर रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है सर। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज, हाँ बोलो। স্যার এটা দুটো কোম্পানির সাথে ডাইরেক্ট টাই আপ হতে পারে, ধরুন টিসিএস এর সাথে ডাইরেক্ট বিগ বাজার বললো যে কুপন দিতে পারি, এরকম হতে পারে টাই আপ ডাইরেক্ট? नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि टीसीएस जैसे कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी छोड़ के कूपन के बिजनेस में आ जाए। ठीक है, सो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो तभी क्या करेगा कि सोडेक्सो जैसे कंपनीज जो बेसिकली भाउचर बनाते हैं या फिर भाउचर को डील करने में हेल्प करते हैं, तो वो टीसीएस के साथ काम करेगा, और टीसीएस और बिग बाजार के बीच में एक टाई अप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक तरह कैसा हो जाएगा, बिग बाजार, सोडेक्सो, टीसीएस तीनों के बीच में एक टाई अप हो जाता, और टीसीएस अपने एम्प्लॉइज किसके पास में है, टीसीएस के पास है। ठीक है, एम्प्लॉइज टीसीएस के पास है। सोडेक्सो के साथ कंपेयर मतलब बेसिकली कांटेक्ट करके टीसीएस ने कूपन को जनरेट कर दिया, और वो सोडेक्सो का कूपन बिग बाजार एक्सेप्ट करता है। इस तरह से होता है। या फिर जैसे बिग बाजार खुद कूपन इशू कर सकता है अपने कस्टमर के लिए, वो भी तो होता है ना? ऐसा भी तो होता है। पिज्जा हट भी कूपन इशू करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, हाँ, कूपन भाउचर इशू करता है। वैसा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक डायरेक्टली टीसीएस बिग बाजार के लिए कर दिया, कर सकता है, बट इट्स टफ बिकॉज टीसीएस इतना हेडेक नहीं ले पाएगा, बिकॉज वो आईटी देखेगा कि कूपन बिजनेस देखेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। समझ रहे हो ना? बिजनेस टू बिजनेस मैटर करता है कि हाँ तुम सर। बोलोगे, तुम सोच रहे हो कि अगर टीसीएस डायरेक्टली कूपन बिजनेस में आ जाए, अपने एम्प्लॉइज को कूपन दे दे, लेकिन कूपन इशू करना, उस मैटर को देखना, कूपन का वैल्यूएशन क्रिएट करना, कूपन में स्कैन कोडर ये सब देना, बहुत सारा चीज होता है कूपन के थ्रू से। सो इट्स टोटली अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल। इसको समझने के लिए आपको मुझे अलग से समझाना पड़ेगा, बट मैं इतना डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहता। एक बेसिक वे में मैंने आपको समझाया, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई को समझने के लिए। ठीक है संपत, कभी बैठ के बात करेंगे ये कूपन बिजनेस कैसे चला सकता है या भाउचर बिजनेस कैसे हो सकता है। आप चाहो तो, आप लोगों तो मैंने इसीलिए सोडेक्सो का डिटेल्स बोला, आप जाओ तो सोडेक्सो के बिजनेस मॉडल को रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए तो मैंने नाम भी बोल दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों का नॉलेज सिर्फ एक्मी सेल्स में ही सीमित ना रहे। ठीक है, ये तो बस एक किताबी एग्जाम्पल है, लेकिन आप किताबी एग्जाम्पल्स के बाहर भी जाके देख सको, इसीलिए तो मैंने ओरिजिनल नाम भी आपको बोला। क्या मार्केट में सर्वे करो, रिसर्च करो, देखो आप लोगों का रिसर्च का दम क्या होता है। ओके, आगे बढ़े सर। The Acme Sales Limited sells food coupons to a company. The company gives these coupons to its employees as part of the agreed park visits. The coupons can be redeemed for purchase of any item of food or provisions in the outlets that are part of the program. जैसे हमारे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में मैंने बिग बाजार को लिया था। ठीक है, मैंने बिग बाजार को लिया था, आप पैंटालून्स को ले सकते हो, शॉपर स्टॉप को ले सकते हो, जिसका जो नाम आपको अच्छा लगे आप ले लो सर, हम आपको रोकने वाले में से कौन है।
बिग बाजार पसंद है, बिग बाजार ले लो, पैंटालून्स पसंद है, पैंटालून्स ले लो, रिलायंस ट्रेंड पसंद है, रिलायंस ट्रेंड ले लो, जिसको पसंद है उसको उठा लो भाई, जहाँ फूड मिलता है, ठीक है। रिलायंस आजकल नाम चेंज करके रिलायंस स्मार्ट कर दिया, ठीक है, स्मार्ट पॉइंट बना दिया। तो इट्स लाइक दैट द कूपन कैन बी रिडीम फॉर परचेस ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड और प्रोविजंस इन द आउटलेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो अभी सवाल क्या है सर, एज द सप्लाई अगेंस्ट व्हिच द कूपन विल बी रिडीम्ड, सप्लाई होगा लेकिन बदले में क्या होगा, कूपन रिडीम होगा। क्या होगा सर, कूपन रिडीम्शन होगा। इज नॉट नोन ऑन द डेट ऑफ द सेल ऑफ द कूपन, मतलब कौन सी डेट में कूपन सेल हो रहा है ये तो नहीं पता। तो फिर ऐसे केसेस में the time of supply of the coupon will be the date on which the employee redeem its against food or provisions items of his choice, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में वो फूड आइटम को चूज करेगा या परचेस करेगा उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और क्या उपाय है, और तो कोई उपाय नहीं है, बिकॉज कौन सा फूड आइटम है, उसका क्या वैल्यूएशन है, ये पहले से आइडिया लगाना मुश्किल है, ये पहले से आइडिया लगाना मुश्किल है। तो इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट एकदम क्लियर कट बताते हैं, एज द सप्लाई अगेंस्ट व्हिच कूपन which the coupon will be redeemed is not known, point to be noted, on the date of sale of coupon. The time of supply of coupon will be the date on which the employee redeem it against food or provision items of his choice. तो जिस दिन ये रिडीम होगा उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, मतलब उसी दिन के हिसाब से जीएसटी वैल्यूएशन चार्ज किया जाएगा। सिंपल बात है। लेकिन इसके ऑपोजिट में एक दूसरा केस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये तो एक पहलू है, ये था कॉइन का हेड। अब कॉइन का टेल कैसा हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, सिक्का का एक पहलू तो देखे दूसरा पहलू भी देख लो, ठीक है। विथ ईच परचेस ऑफ ए लार्ज पिज्जा, ठीक है, विथ ईच परचेस ऑफ ए लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द क्रिसमस वीक फ्रॉम परफेक्ट पिज्जा, सर कंपनी का नाम है, हाँ सर, परफेक्ट पिज्जा। हाँ, आप लोग अगर दुकान का नाम सोच रहे हो, देखो सर, परफेक्ट पिज्जा, perfect pizza, one can buy a voucher for ₹20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza। क्या बात है, अगर कोई क्रिसमस वीक में बड़ा पिज्जा खरीदते हैं, ठीक है, उसको एक 20 रुपए का वाउचर मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, which will be redeemable, जो जिसको आप रिडीम कर सकते हो 5th जनवरी को, ठीक है। ऐसे तो क्रिसमस वीक कब से कब होता है सर, 25 से 31st, 31 है सर, है ना, और 5th जैन तक आपका ये वैलिडिटी रहेगा, आप उसमें एक स्मॉल पिज्जा परचेज कर सकते हो। एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज नोन, मतलब यहाँ पर क्लियर कट बता दिया सर, एकदम एक्सप्लिसिटली बोल दिया, क्लियर कट बोल दिया कि भाई 20 रुपीज का स्मॉल पिज्जा के लिए ही ये वाउचर यूज हो रहा है। सो इफ यू नो, if you identify the product, so the date of issue of the voucher will be the time of supply, the date of issue of the voucher will be the time of supply। क्या सर बात समझ में आया, अगर प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है या सर्विस आइडेंटिफाइबल है, जिस दिन वाउचर इशू होगा उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा सर्विस है, तो फिर जिस दिन प्रोडक्ट परचेस होगा, जिस दिन कूपन रिडीम होगा, उसी दिन को आपको क्या मानना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई मानना चाहिए। क्लियर सर, बोलो सर, बोलो, हाँ सर। बस सही बात है, इतनी सी बात है बस, एकदम रियल लाइफ है सर, एकदम रियल लाइफ है, जो हम लोग रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस काफ़ी सारा देखते हैं। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट में कब कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है, यही बात है सर। बस क्या है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट इज लाइक, आप लोग बाज पाखी देखे हो सर, वो क्या बोलते हैं सर उसको आप लोग, ईगल टाइप का, हाँ उसको आजकल तो ईगल हमारे यहाँ पर दिखता नहीं है, बस ईगल का वर्जन, जैसे कि चील हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, कोलकाता में दिखता है सर, ठीक है तो वो तो बाज, ठीक है, बाज बोलते हैं, हाँ तो बाज, ठीक है, तो बाज की तरह वो मतलब ताकते रहते हैं, टाइम ढूंढते हैं कि कब जाके पैसा लगाना है, कब जाके जीएसटी चार्ज करना है ना, उसको जरूरत है सरकार को, एक पाई के लिए सरकार तरस जाते हैं सर, बिकॉज बिना पैसे से सरकार कैसे चलाएगा हम लोगों को, इतनी बड़ी देश है, ये तो बाद में हम ही लोग शिकायत करते रहते हैं ना,
चाकरी दे दो, चाकरी दे दो, हाँ, रास्ता बना दो, हॉस्पिटल बना दो, हाँ, ऐसा कंट्री बनाया, एक ऑक्सीजन तक नहीं मिलता। हाँ, कोरोना का सेकेंड वेव में मुझे याद है, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मेरा भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो सब कोई चिल्ला रहा है कि कैसा कंट्री बनाया हम लोगों ने कि एक ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं बना पाए। लेकिन सवाल ये उठता है, हम लोग पॉलिटिशियंस का करप्शंस के बारे में बात बहुत करते हैं, लेकिन हम लोग कितने लोग ऐसे हैं सर जो सच्चाई के साथ सरकार के घर में टैक्स जमा कराना चाहते हैं? हाँ सर, कितना सिटीजन ऐसा है मतलब जो बिना जीएसटी का चीज़ खरीदने में हम लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं सर, कि भाई बिना जीएसटी का ही, मैं इंक्लूडिंग मैं भी बोल रहा हूँ सर, ठीक है, कि अगर कहीं किसी जगह में बिना जीएसटी में सस्ता में मिल जाए तो मेरा भी मन बोलता है हाँ भाई बिना जीएसटी का ही ले लेते, फालतू में जीएसटी देके एक्स्ट्रा क्यों दे। लेकिन सच्चा सिटीजनशिप उसी को कहते हैं ना सर, कि सरकार के घर में भी पैसा पहुंचे ताकि सरकार भी काम कर पाए, है ना। हम लोग बस क्या सोच लेते हैं, नहीं सरकार के पास जाएगा तो करप्शन ही होगा। अरे भाई पहुंचा के तो देखो, नहीं तो बाद में ऐसा ही होगा ऑक्सीजन प्लांट नहीं मिलेगा आपको। इट्स लाइक दैट सर, बात ऐसा ही है, मतलब किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले देखना ये भी चाहिए कि 3 उंगली अपने तरफ भी है। और क्या, बस जिस दिन ये बात सबके दिमाग में घुस जाएगा ना कि देश चलाने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, देश आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, कभी बोलेंगे टीएमसी ने क्या किया, वो बोलेगा बीजेपी ने क्या किया, वो बोलेगा कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई हम क्या किए? हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, वही बताया आपको कि कौन क्या किया उससे भी बड़ी बात है हम क्या किए। चलो कुछ नहीं तो कम से कम टैक्स ही दे देते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको इतना देर से समझा रहा था, इसको थोड़ा सा अगर ग्राफिकल या फ्लोचार्ट वे में समझा जाए तो इट्स लाइक दैट। फूड पास है ना, जो आपको मैं सोडेक्सो का बात कर रहा था, ये देखो सर, आपको फूड पास मिला है, आप दुकान में गए, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द फूड पास। अगर बात ऐसा है आपके पास फूड पास है, आप दुकान में गए एंड यू कैन बाय एनी फूड आइटम। सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द वाउचर। वाउचर इशू के टाइम पे ये तय करना, ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। इस चलते क्या करना चाहिए, जब फूड आइटम या कौन सा आइटम है आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, सिंपल बात। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया है, अगर आपको पता है कि शर्ट का कूपन है, ठीक है, इफ यू नो द कूपन इज फॉर शर्ट, तो फिर आराम से, जैसे कि पिज्जा का पता था हम लोगों को कि 20 रुपीज का पिज्जा के लिए बना जा रहा है, तो आप इजीली टाइम ऑफ सप्लाई सोच सकते हो। सो ओनली ए शर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द शर्ट कूपन, तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। शर्ट के कूपन शर्ट में ही लगा सकते हैं, तो इसके केस में आपको वाउचर इशू डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना चाहिए, वाउचर इशू डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना चाहिए। तो देखो सर, हम लोग 4 एग्जाम्पल कर लिए वाउचर के लिए, हम लोग 4 एग्जाम्पल देख लिए, मजा आ गया सर, एकदम बिल्कुल मजा आ गया। ओके सर, इतना देर से हम लोग सेक्शन 12(1), सबसेक्शन 1, 2, 3, ये सबसेक्शन 4 भी देख लिया। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस मतलब सर, अगर कोई केस हम लोग ऊपर में नहीं डील किए, से फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं था, नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई में नहीं था, वाउचर के केस में नहीं आया, ऐसा कोई भी केस आ सकता है जिसके बारे में सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 बात करता है। That means residual cases. What is this residual cases? So very simple. If the situation is not covered by any of the provisions discussed above. इतना देर से लास्ट वीक के क्लास में, आज की क्लास में इतना सारा बात किए, अगर कोई आइटम इनके बीच में नहीं आते हैं, अगर कोई आइटम मिस मतलब इस यहाँ से मिस हो जाते हैं, तो फिर उसको सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 देख लेता है, ठीक है। तो वो क्या देखता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, या तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पीरियडिकल रिटर्न देख लेंगे, भाई मानो कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियडिकल रिटर्न मतलब उसका जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होता है वो डेट ले लेंगे। इन एनी अदर केस जिस दिन जीएसटी पे करेगा उसको ले लेंगे। अगर पहले की कोई भी आइटम के साथ टाइम ऑफ सप्लाई मैच कराना मुश्किल है, अगर पहले के कोई भी आइटम के साथ टाइम ऑफ सप्लाई मैच कराना मुश्किल है, तो इन दैट केस फाइलिंग ऑफ पीरियडिकल रिटर्न को मानना पड़ेगा, या फिर जिस दिन जीएसटी पे कर रहा है उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है।
ठीक है, इसको कहते हैं रेसिडुअल केसेस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 जीएसटी एक्ट। ओके, ठीक है, बस यही बात है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेसिडुअल केस, रेसिडुअल केस मतलब इन एनी अदर केस, सिंपल बात है, इन एनी अदर केस। ठीक है, तो डेट ऑन व्हिच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ठीक है, या फिर डेट ऑन व्हिच जीएसटी इज पेड, जो पहले होगा उसी को ले लेंगे। समझ में आ गया सर? अरे बोलो, समझ में आया? रेसिडुअल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। सर अनदर केस होता है सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। सर ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 क्या है? सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 को समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल करके प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे भी पढ़ो प्रोविजंस पढ़ के एग्जांपल देखो, एग्जांपल पढ़ के प्रोविजन देखो, मतलब एक ही होगा, लेकिन केस क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द सिनेरियो? राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम सेल्स। राधा ने, अरे वाह, राधा ने श्याम को सेल किया, मजा आ गया, राधे श्याम। राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम। वैसे कहा जाता है कि श्याम के साथ पहले राधा का नाम आना चाहिए। हाँ सर, जो लोग राधे श्याम को जानते हो, हाँ सभी कोई जानते हो, आई नो। तो राधा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम, सेल्स ऑन 6 जून। ध्यान से सुनिए सर बात को, सेल्स ऑन 6 जून with a condition that interest at the rate 2% per month will be charged if Shyam Sales fail to make payment within 15 days of the delivery of the goods। अगर गुड्स डिलीवरी के 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो श्याम सेल्स को, राधा ट्रेडर्स को 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बढ़िया है। गुड्स वर डिलीवर्ड एज ऑल्सो द इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 6 जून। गुड्स भी डिलीवर्ड हो गया और इनवॉइस भी इशू हो गया, कब सर? 6 जून को। बढ़िया है। श्याम सेल्स पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स ऑन 6 जुलाई। सर 6 जून को इनवॉइस इशू हुआ, डिलीवरी भी 6 जून को हुआ, लेकिन श्याम ने पेमेंट किया 6 जुलाई को। क्या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया सर? नो सर। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं? यस सर। होगा, हाँ है ना? सर, चार्ज इंटरेस्ट चार्ज होगा। अलग विथ एप्लीकेबल। अच्छा, इसको पता था कि उसने लेट किया, श्याम को पता है कि हम राधा के पास लेट हो गए, तो मुआवजा तो भरना पड़ेगा है ना? तो श्याम ने गलती किया, इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस किया, एकदम बढ़िया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड सोल्ड इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। Time of supply for the goods sold is the date of issue of invoice, that is 6 June, and time of supply for addition in value by way of interest is the date when such addition in value is received by Radha Traders। मतलब क्या है? That is 6 जुलाई। इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो पहला केस है कि इनवॉइस डेट के हिसाब से 6 जून को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानना चाहिए, है ना सर? ये तो आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, ये लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इनवॉइस का डेट ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है टाइम ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए। लेकिन सर ये जो बाद में 2% का इंटरेस्ट लगा, ये भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, लेकिन इसका डेट तो अलग हो रहा है, 6 जून को नहीं, 6 जुलाई को हो रहा है। तो उसके लिए भी जीएसटी डिपार्टमेंट डेट को पॉइंट आउट करने के लिए बोलते हैं। फॉर द वैल्यू एडिशन, फॉर द एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट is the date when such addition in value is received by Radha। तो राधा को कब मिला वैल्यू एडिशन इंटरेस्ट? 6 जुलाई को। तो दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के केस में जिस दिन वैल्यू एडिशन होगा, चाहे वो कुछ किसी भी नाम से हो, नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या क्या नाम से वैल्यू एडिशन हो सकता है जानते हो? इंटरेस्ट के नाम पे हो सकता है, लेट फी के नाम पे हो सकता है, सेस के नाम पे हो सकता है, बहुत सारा नाम है सर। ठीक है, कभी लेट फी, कभी इंटरेस्ट, ये देखो सर, कभी पेनल्टी। तो commercially most of the contract of supplies stipulate payment of interest, late fee, penalty etc। बहुत सारे हमारे आम सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर टाइम पे पेमेंट ना हो तो इंटरेस्ट लग जाएगा, टाइम पे पेमेंट ना हो तो लेट फी लग जाएगा, टाइम पे पेमेंट ना हो तो पेनल्टी लग जाएगा। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बियॉन्ड द एग्रीड टाइम पीरियड, such interest, late fee, penalty etc is includable in the value of taxable supply। सर मजा कब आएगा? जब हम लोग इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब करेंगे, मतलब कैसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई बनाया जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन से ही डिपेंड करता है जीएसटी पेमेंट। तो उस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ ये वैल्यू एडिशन के बारे में
लेट फी इंटरेस्ट का कैसे कैसे खेल बन सकता है मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ ही गया है। सो द पॉइंट टू कंसिडर हियर इज दैट when the liability to pay GST, when the liability to pay GST would arise in such case of addition in value, section 12 subsection 6 सामने आ जाता है। वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? That time of supply in case of addition in value on account of interest, late fee penalty for delayed payment of consideration for goods is the date on which the supplier receives such addition in value। जिस दिन addition in value receive होगा उस दिन को time of supply माना जाएगा। बढ़िया है क्या सर? बढ़िया है कि नहीं है बोलो। यस सर। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 6? Yes, sir. थैंक यू सर। बस सुनते जाने से नहीं होगा, इसको दिमाग में चलाते भी रहना है। मतलब और कुछ नहीं। आज क्लास खत्म होने के बाद पर्सनली थोड़ा सा आधा घंटा टाइम निकाल के जो भी क्लास में डिस्कस होता है इसको एक बार घर में गो थ्रू कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? যদি बोलो बोलो বল যদি বল। এই পেমেন্টটা সেই 15 দিনের ভেতরে হতো তাহলে স্যার কি মানতো ধরো 15 দিনের কমসে ভেতরে হলে ইন্টারেস্ট তো তাহলে কি ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট দিতে দিত হতো? তাহলে না ইন্টারেস্ট দিতে হতো? না তাহলে স্যার তাহলে তখন টাইম অফ সাপ্লাই একটাই হতো 6 জুন। 6 জুন হয়ে যেত সেই ক্ষেত্রে অনলি 6 জুন হতো, তাই না? বল হ্যাঁ স্যার তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার तो अल्टीमेटली देखते देखते हम पहुंच गए उस जगह में। इतना देर से जितना सारा सेक्शंस के बारे में बात करके आए गुड्स के केस में, उसका समरी पॉइंट्स। मजा आ गया सर। ये समरी पॉइंट्स में आपको लास्ट का अगला दिन का क्लास और आज के क्लास में जो भी बात मैंने किया आपको अभी तक का उसका पूरा समरी है। एक बार बता दे क्या? चलो फटाफट। हाँ आप लोगों को पता है, बस मैं आपको फटाफट एक बार रिकॉल कराता हूँ। Sir, the provisions related to the time of supply of goods as contained in section 12 are summarized। मतलब एग्जाम सिचुएशंस में ऐसे समरी नोट्स बहुत काम आता है ना? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सर फॉरवर्ड चार्ज के केस में डेट ऑफ इशू और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। मतलब या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर जिस एज पर सेक्शन 31 जिस दिन के अंदर बेसिकली इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में काफी अच्छे से समझा के रखा सर कि सेक्शन 31 आपको कितने दिन के अंदर मतलब किस पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू करने के लिए बात करता है। तो जो भी पहले होगा उसी डेट को लिया जाएगा, या तो इनवॉइस या फिर एज पर सेक्शन 31। इनमें से जो डेट होगा, या फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, ठीक है, या फिर डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। इन तीनों में से जो भी पहले होगा वही डेट को, उसी डेट को क्या माना जाता है? उसी डेट को माना जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। और एक बात यहाँ पर याद रखने लायक है सर, नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में अगर कोई एडवांस रिसीव होता है तो उस एडवांस को अलग से टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं लिया जाता। जीएसटी टू बी पेड ऑन डेट ऑफ इशू और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 उसी को देखा जाता है। मतलब नॉर्मली जो इनवॉइस इशू डेट है उसी डेट को माना जाएगा, या फिर एज पर सेक्शन 31 जो डेट है उसी को माना जाएगा। टोटल में ही पेमेंट होगा या टोटल में ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एडवांस कोई पेमेंट अगर पहले हो गया है तो गुड्स के केस में उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, तो मैं फिर से इसको और रिपीट बार बार नहीं करना चाहता। तो ये था फॉरवर्ड चार्ज के केस में कौन सा डेट मानना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट आ गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में क्या है? जिस दिन आप गुड्स को रिसीव करते हो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। जिस दिन रिसिपिएंट गुड्स रिसीव कर रहा है, रिवर्स चार्ज किसके केस में होता है? रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट के केस में होता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जब रिसिपिएंट टैक्स पे करता है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट तब उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो सकता है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स हो सकता है, या फिर डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये और एक डेट भी है 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, मतलब जिस दिन सप्लायर इनवॉइस पे कर रहा है, जिस दिन इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस रेडी कर रहा है उस दिन से 31st दिन के अंदर जो भी पहले होगा उस डेट को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में क्या, उससे पहले वाले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, मुझे अभी भी याद है। एंड आज मैंने आपको जो बताया
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, इसमें क्या है, अगर हमें पता है कि भाई कौन सा गुड्स है, आइडेंटिफाई करने लायक है, तो फिर जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस डेट को मानेंगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर वाउचर इशू का डेट को ही मान लेंगे। सिंपल बात है ना सर। अगर आइडेंटिफाइबल है, जिस दिन वाउचर इशू होगा उसी को मानेंगे, इशू ऑफ वाउचर। और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस डेट को मानेंगे वाउचर के केस में, जो मैं आपको आज बताया। ओके सर, और कुछ? अगर यहाँ पर बोला है इसके केस में, रिसिपेंट के केस में, मतलब रिवर्स चार्ज के केस में, इफ द अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, मतलब एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, अगर ऊपर का कोई भी चीज आइडेंटिफाइबल नहीं हो, ठीक है, मतलब 31st डे ऑफ सप्लाईज इनवॉइस ना हो, इनवॉइस रिसिपेंट का कब रिसीव हो रहा है ये भी ना पता हो, ठीक है, मतलब ऊपर का कोई भी सिचुएशंस अगर पता करने में मुश्किल हो रहा है आरसीएम के केस में, क्या बता रहा है सर, तो या फिर सॉरी नॉट जस्ट आई एम सॉरी सर, नॉट जस्ट अबाउट आरसीएम, मतलब एनीथिंग, मतलब ये जो रेसिडुअल का केस है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा फ्लो चार्ट में गड़बड़ हो गया क्या। If the above events are unascertainable, time of supply equals to date of entry of goods in the books of account of recipient of goods. Oh sorry, ये तो एक्चुअली आरसीएम के साथ ही है, मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट को गलत रीड कर लिया सर। ये आरसीएम के लिए ही बोला जा रहा है कि अगर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, या फिर डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द गुड्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, या फिर 31st डे ऑफ द सप्लायर्स इनवॉइस आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, ऐसे सिचुएशंस में टाइम ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरकीब समझाया गया, जो हमें दिखाया गया यहाँ पर, कि इफ अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, if above events are unascertainable, मतलब निश्चित करके बोलना मुश्किल हो रहा है, then time of supply क्या होगा, date of entry of good in books of accounts of recipient of goods, मतलब recipient of goods जिस दिन को अपने books of accounts में एंट्री किया है उसके बारे में उसी दिन को माना जाएगा। ठीक है सर, बोलो क्या कहते हो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हेलो अभी अभी मैंने आपको रेसिडुअल का केस भी बताया। रेसिडुअल कब होता है, मतलब ऊपर में कहा हुआ हर एक सिचुएशंस के साथ जो नहीं आता, इफ ऑल द अबव डू नॉट वर्क फॉर ए सिचुएशंस, तब उसको रेसिडुअल केस बोलते हैं। और रेसिडुअल केस में क्या है, मतलब सारा का सारा सिचुएशंस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऊपर में जितना सारा पॉइंट्स में मैंने बात किया आपसे, किसी भी पॉइंट में उसको वैलिड करना मुश्किल हो रहा है, तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न। जिस दिन पीरियडिकल रिटर्न फाइल होगा उसका ड्यू डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, या फिर जिस दिन टैक्स पे कर रहा है उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और एडिशन इन वैल्यू के केस में, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी के केस में, या डिलेड पेमेंट के केस में, कंसिडरेशन फॉर गुड्स जो भी हो रहा है, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू से भी बताया कि जिस दिन वैल्यू एडिशन करके लेट फी या इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है उसी दिन को टाइम ऑफ सप्लाई में एडिशन वैल्यू के हिसाब से माना जाएगा। बस समरी क्लियर है सर? ये समरी है, पूरा Yes, sir. गुड्स का समरी है, पूरा गुड्स का समरी है। लेकिन सर अगर डायरेक्ट समरी बताते समझ में आता क्या? नहीं आता। डायरेक्ट समरी पढ़ते तो समझ में आना मुश्किल था, क्योंकि सारा का सारा सेक्शंस डिटेल्स में पढ़ के आए तब समरी पढ़ने में मजा है। ठीक है, समरी तब अच्छा लगता है जब पूरा चीज पता हो, जब पूरा चीज पता ना हो तो समरी पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा, या आधा अधूरा सा हो जाएगा। ओके सर, अब कौन आ गया बीच में? सर अब आ गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 13। हाँ सर, सेक्शन 13 भी हमें कुछ सिखा के जाएगा क्या? हाँ सर, अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सीख गए ना आप, तो सेक्शन 13 आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब पढ़ने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, वही सिमिलर काइंड ऑफ बातें होंगे, बस थोड़ा बहुत रूल्स इधर उधर होगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो गुड्स की जगह सर्विस आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। और सेक्शन 12 में चर्चा चल रहा था, अब सेक्शन 13 में चर्चा चलेगा। ओके तो सेक्शन 13 के अंदर सेक्शन 13(1) मतलब सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, ठीक है। तो सेक्शन 13 के अंदर 6 सेक्शन है, ठीक है, जो मैं आपके साथ बात करने जाऊंगा। इसके साथ साथ सेक्शन 31 भी आएगा, इसके साथ साथ सेक्शन 31 भी आएगा, जो बेसिकली इनवॉइस के बारे में बात करेगा, ठीक है। और
एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 31 के अंदर भी 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और एक सेक्शन आएगा सर रूल 47, ठीक है, रूल 47, ये एक थोड़ा स्पेशल है यहाँ पर रूल 47। तो चलो एक बार सेक्शन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और फिर समरी नोट्स पढ़ेंगे तो सर्विस भी क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, तो चलो पहले थोड़ा फटाफट सेक्शंस का एक बार ओवरऑल गो थ्रू हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ सर, सेक्शन 13 का प्रोविजंस पहले पढ़ लेने से अच्छा रहेगा क्या? आप लोगों का क्या राय है? प्रोविजन पढ़ लेते हैं। चलो प्रोविजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 13 का प्रोविजंस पहले पढ़ो, पेशेंस के साथ पढ़ो सर, प्रोविजंस है, रूल्स को पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है, और फिर उसका एग्जाम्पल देखना चाहिए और फिर जाके समरी नोट्स पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो प्रोविजंस, एग्जाम्पल्स, समरी, प्रोविजंस, एग्जाम्पल, समरी, सारा के सारे लॉ पेपर में ऐसा ही फॉलो करना चाहिए, ऐसा सर, ऐसा ही है। चाहे टैक्स लॉ पढ़ लो, इनकम टैक्स पढ़ लो, जीएसटी पढ़ लो, ठीक है, सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारा लॉ का पेपर है, ठीक है, बाकी लोगों का कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ है, किसी का इंडस्ट्रियल लॉ है, ठीक है, और सीएस वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक लॉ है, कमर्शियल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस जैसे लॉ है, ठीक है, लॉ का भरमार है, ठीक है। तो जो भी लॉ पढ़ो सर, प्रोविजंस पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, फिर समरी पढ़ो। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कैसे रेडी करना चाहिए पढ़ाई, कैसे याद रखोगे चैप्टर को, ठीक है, बाद में ही पूछना है सर कैसे पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं सर कैसे पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कैसे पढ़ना है, पढ़ाते पढ़ाते बता देते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए। प्रोविजंस पढ़ो, एग्जाम्पल्स करो, समरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो बस। लेकिन पहले ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने जाओगे फिर से प्रॉब्लम, आसमान से टपकोगे खजूर पे लटकोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या है ना, गलती क्या कर बैठते हैं लोग। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं देखता हूँ ऐसे गलतियां करने से देखता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोग कभी क्रिकेट या फुटबॉल खेले हो कभी बचपन में? हाँ, लड़का लड़की आजकल सब कोई खेल खेलता है सर, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, खेलता है। जैसे मैं अगर आपको बस सिंपल बोलता हूँ, मानो कि आप पहले दिन फुटबॉल खेलने गए या क्रिकेट खेलने गए, आप पहले दिन जाके ही अगर बोलोगे कि मैं आज मैच खेलूंगा, आपको मैच खेलने नहीं देगा, आपका मन करेगा मैच खेलने के लिए। मतलब पहले दिन से सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मतलब इट्स लाइक मैच खेलना। सीरियसली, अगर आप कभी भी सच में ट्रेनिंग लेने जाते हो ना कि कैसे फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, एकदम बचपन में 4-5 साल के एज में, तो आप पहले दिन ही जाके ना मैं मैच खेलूंगा, लेकिन नहीं, मैच खेलने के लिए आपको कम से कम 1 मंथ वेट करना पड़ता है। हाँ सर सच में, मेरे को आज भी याद है, ठीक है, मैं पहले दिन क्रिकेट का ट्रेनिंग लेने के लिए गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जब चांस मिला था ड्यूज में, पहले ऐसे गांव में खेलते थे कैंबिस में, उसके बाद जब मैं ड्यूज में थोड़ा खेलने का सोचा, स्कूल में आया था कि ऐसे अंडर 14 सिलेक्शन होगा, सीएबी का सिलेक्शन होगा, तो फिर ट्रेनिंग के लिए जाना है, क्योंकि इससे पहले कभी ड्यूज बॉल में खेला नहीं है, तो क्लास 7 में पढ़ते थे। तो फिर चले गए ट्रेनिंग के, पहले ट्रायल दिए, फिर कम से कम 100-150 बच्चा आया था डिस्ट्रिक्ट से, उसमें से 10 जन को सिलेक्ट करेगा, तो उसमें से मैं सिलेक्ट हो गया। हाँ चलो बढ़िया है, मैं सोचा बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर बोला कि ऐसे नहीं होगा, ट्रेनिंग के लिए आना होगा डेली। तो फिर बोला स्कूल तो है, कैसे ट्रेनिंग में आएंगे। फिर बोला ठीक है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करोगे, सीएबी को रिप्रेजेंट करोगे, आप लोगों के लिए स्कूल में चिट्ठी देते हैं। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी से चिट्ठी दिया गया कि भाई ये 10 बच्चे को अगले 1 साल के लिए थोड़ा सा छूट दिया जाए। तो हम लोग बड़ा मजे से 2-3 क्लास करके टिफिन पीरियड में निकल जाते थे। तो मेरे घर से काफ़ी दूर था ट्रेनिंग का जगह, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर, तो बस या ट्रेन से जाना पड़ता था। तो फिर जल्दी जल्दी खा के बड़े मजे से जाते थे। तो सोचा कि जाके ही खेल खेलूंगा, 4 मारूंगा, छक्का मारूंगा। सर जाते थे, क्या करते थे जानते थे? सिर्फ फील्डिंग कराता था, सारा दिन भागो। हम फिर सोचे बचपन में कि क्या फील्डिंग करने के लिए सिलेक्शन हुआ था क्या? हाँ, फिर भगाता है, सिर्फ भगाता है, ठीक है, बैट हाथ में छूने नहीं देता था। मतलब क्या है, बेस बना रहा था वो, ठीक है। खेलने के लिए सबसे बड़ा चीज है फिटनेस, ठीक है, वो फिटनेस काम कर रहा था, बट उस एज में समझ नहीं था, ठीक है, सीरियसली। काफी सारा ऐसे था हम लोगों के साथ ही, छोड़ दिया, बोले नहीं नहीं वहां पर तो बैट बॉल उनको छूने नहीं देता, इससे अच्छा है छोड़ो भाई, घर में खेलेंगे बैट बॉल लेके, वहां सिर्फ भगाता है, नाम का क्रिकेट। सीरियसली, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को याद आ गया, क्योंकि चाहे वो खेल हो या पढ़ाई,
हर चीज में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इट्स लाइक प्रोविजंस। वो फील्डिंग रेडी करना, फिटनेस रेडी करना इट्स लाइक प्रोविजंस था। समझ नहीं था कि भाई ये प्रोविजन चल रहा है, इसके बाद एग्जाम्पल्स होगा, उसके बाद मैच होगा। काश थोड़ा समझा देता उस टाइम पे, समझा भी देता तो भी समझ थोड़ी ना आता। हाँ सर, नहीं आएगा। ये स्टूडेंट दिमाग ऐसे ढीठ होता है, ठीक है, चाहे मैं हूँ स्टूडेंट या आप हो। हाँ, सबको लगता है नहीं नहीं ठीक है, बस क्वेश्चन कर लेंगे, चल जाएंगे, हो जाएगा, तीर मार के आ जाएंगे। काश ऐसा होता सर। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सर, हर चीज में सक्सेस का रास्ता सीरियसली शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का कोई भी। और शॉर्टकट हो सकता है अगर आजकल क्या है ना, पैसे को सक्सेस का पैरामीटर बनाया गया कि जितना जल्दी आप रिच बन जाओगे आप सक्सेसफुल हो, चाहे चोरी करके क्यों ना हो। अब बनना चाहते हैं कोई चोरी करके सक्सेस तो बन सकता है नहीं, कोई कोई मैं देख रहा हूँ आजकल गलत रास्ता ले रहा है इनकम करने के लिए। अगर आपको उसमें अच्छा लगता है तो आप करो, लेकिन जिस दिन फंसोगे मरोगे। तो सक्सेस का, ओरिजिनल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो लॉन्ग कट रास्ते से ही जाते हैं। सर चलो बहुत हो गया आपका स्टोरी, सेक्शन 13 का प्रोविजंस को फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन 13 क्या बता रहा है सर? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसेक्शन 1 ये क्या सिखाते हैं आपको? द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विस शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई as determined in terms of provision of these sections. The liability to pay tax on service shall arise at the time of the supply as determined in terms of provision of these sections. Subsection 2 बताते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इनमें से जो डेट पहले आएगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्या सर? बोलो। किसी का म्यूट, कौन अनम्यूट हो गया? ऋषभ अनम्यूट हो गया, क्या कर रहा है तू? ऋषभ पागल हो गया है। ठीक है, देखो अच्छा, देखो सर, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इन तीनों में से जो डेट सबसे पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मानना चाहिए। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आपको पहले प्रोविजंस देखना पड़ेगा। The date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within the period prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier। मतलब एज पर सेक्शन 31 का डेट देख लो या फिर नॉर्मल जिस दिन में इनवॉइस इशू कर रहा है उसको ले लो। इट्स लाइक जैसे कि गुड्स के केस में भी देखा था। सेकेंड पॉइंट है द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपका सर्विस का प्रोविजन कंप्लीट होने वाला है वो डेट। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस जिस डेट में नॉर्मली कंप्लीट होने वाला है उस डेट को लिया जाता है। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड पॉइंट सी, द डेट ऑन व्हिच द रिसिपेंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस, the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of accounts। जिसका जो बेसिकली सर्विस रिसीव कर रहा है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन रिसीव करने का दिखाते हैं। इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी डू नॉट अप्लाई, जिसमें ए भी अप्लाई नहीं होगा उस केस में सी ही अप्लाई होगा। ठीक है, और इन तीनों में से जो डेट सबसे पहले आएगा उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डोंट वरी सर, अभी तो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, आगे एग्जाम्पल करेंगे ना, जो मन में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आधा अधूरा सा लग रहा है वो क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट where the supplier of taxable service receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, मतलब अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट किसी कारण से रिसीव कर लेते हैं तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं सर। Supply to the extent of such excess amount shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice related to such excess amount। नेक्स्ट इनवॉइस के साथ एडजस्ट हो सकता है। ये 1000 रुपया का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। ठीक है, मतलब मानो कि किसी से 5000 रिसीव करना है, ठीक है, सॉरी 4800 रिसीव करना है, बंदा आपको 5000 दे दिया तो 200 एक्स्ट्रा दे दिया ना सर। तो ऐसा अगर अप टू 1000 तक अगर कोई आपको एक्स्ट्रा दे देता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है वही बात कर रहा है सर। ठीक है, 4800 लेने के बजाय 5000 रिसीव कर लिया आपने
तो एक्स्ट्रा 200 जो रिसीव हो गया उसको एडजस्ट कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहा है, जो आगे आगे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा और एक बात, सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 1 के अंदर मैं बात कर लिया, सबसेक्शन 3, ठीक है, 1 भी हो गया 2 भी हो गया शायद, हाँ 1 भी हो गया 2 भी हो गया, सबसेक्शन 1 2 हो गया, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 जो है सर ये बेसिकली बात करते हैं इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड और रिवर्स चार्ज बेसिस द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। जब बात रिवर्स चार्ज का होता है तब उसमें ये दोनों में से जो भी एक डेट माना जाता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक डेट माना जाता है। The date of payment as entered in the books of accounts of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier, or the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice, मतलब basically 61st day from the invoice, or any other document by whatever name called in lieu thereof by supplier। सर एक काम करते हैं, ये सारा प्रोविजंस ना आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से बताता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किसका प्रॉब्लम हो रहा है। प्रियाक्षी का आज बहुत प्रॉब्लम है दिख रहा है। एक सेकेंड रुको सर, मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फ्लो चार्ट के थ्रू से दिखाता हूँ ताकि ना आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लगे ये प्रोविजंस का। ये देख लो सर, आपको अभी क्लियर हो जाएगा, जो मैं बात इतना देर से कर रहा ना आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। देखो सर, देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से, तो जो बेसिकली सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 2 3, ठीक है, 5 4 इसके अंदर बोला गया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्या पूछते हैं आपको सर, पहला बात करते हैं, इज इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, मतलब क्या इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से जो इशू कर देना चाहिए क्या उसके अंदर इशू हो गया, बेसिकली माल डिलीवरी करने से पहले ही क्या इशू हो गया, सिंपल बात है, ठीक है। अगर इशू हो गया, इफ यस देन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, और अगर नो है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो आपके सामने दो रास्ता है, इफ इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, इफ यस देन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन तीनों में से कोई भी एक। तीन क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, date on which payment is recorded in the books of accounts of the supplier, and date on which the payment is credited to the supplier bank account, date on which the payment is credited to the supplier's bank account। इन तीनों में से जो भी डेट पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड हुआ है तो। लेकिन सर अगर इनवॉइस इशूड विद इन टाइम स्पेसिफाइड एज पर सेक्शन 31 नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो इन दैट केस प्रोविजन ऑफ सर्विस पिक्चर में आ जाता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस पिक्चर में आ जाता है। डोंट वरी, अभी तो मैं प्रोविजन समझा रहा हूं आपको, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड, मतलब बेसिकली जिस दिन के अंदर आपको काम कंप्लीट करना चाहिए था, आप सर्विस देने के लिए बोला कि भाई इस दिन के अंदर सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, that is provision of service। Date on which the payment is recorded in the books of accounts of the supplier and date on which the payment is credited to the supplier's bank account। इन तीनों में से जो डेट पहले होगा उसको माना जाएगा। अगर इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 31 नहीं हुआ है तो, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 नहीं होता है तो उस केस में प्रोविजन ऑफ सर्विस का पॉइंट आ जाता है। प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट, पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर and date on which the payment is credited to the supplier's bank account। इन तीनों में से जो डेट पहले होगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है सर। और एक केस भी यहाँ पर बताते सर, इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैनॉट बी डिटरमाइंड इन बोथ द केसेस, मतलब ऊपर जो दो केसेस है दोनों के कोई भी केस से समझ में नहीं आ रहा है, इफ द टाइम ऑफ सप्लाई कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय बोथ द अबव मेथड्स then date of receipt of service in the books of account of the recipient, then जिस दिन recipient अपने books of account में सर्विस को रिसीव कर रहा है उस डेट को मान के करना पड़ेगा। बोलो सर, प्रोविजन समझ में आया? मतलब ये है बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में सर्विस का कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज के बारे में मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि जो अभी आपने देखा फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस में वो आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो चलो थोड़ा क्लैरिटी के लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लुक सर, लुक
सर मोहित खन्ना एंड सन्स, ठीक है, मोहित खन्ना एंड सन्स एक पार्टनरशिप, सॉरी बेसिकली कोई HUF होगा, ठीक है, मोहित खन्ना एंड सन्स इज अ फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है, एंड सन्स ग्रैंड सन्स ऐसे हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या फिर कोई HUF हो सकता है, जो भी हो। मोहित खन्ना एंड सन्स इज अ फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, द फर्म एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पॉइंट टू बी नोटेड सर। एक कंपनी है मोहित खन्ना एंड सन्स बोल के, जिसका फर्म मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया है सर, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ, कब हुआ है, डेट टू बी नोटेड, डेट टू बी नोटेड सर 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को, फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। बहुत बढ़िया। प्रोविजन ऑफ सर्विस गेट्स कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर। सर बोला ना आपको, मतलब जिस दिन के अंदर वो सर्विस कंप्लीट करना चाहता है उसको प्रोविजन ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट लिया, 15 सितंबर के अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए। इनवॉइस ऑफ सर्विस इशूड ऑन 20 सितंबर और पेमेंट रिसीव किया 10 अक्टूबर को। बोलो सर, टाइम ऑफ सप्लाई को कौन से डेट को मानना चाहिए? 1 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 10 अक्टूबर। टेल मी सर, कौन सा डेट टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए? 1 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 10 अक्टूबर। कॉन्ट्रैक्ट किया 1 सितंबर को, प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए 15 सितंबर को, इनवॉइस ऑफ सर्विस इशू किया 20 सितंबर को, पेमेंट रिसीव किया 10 अक्टूबर को। 20th September. 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर, बिकॉज इनवॉइस इशू 30 दिन के अंदर होना चाहिए एज पर सेक्शन 31, ठीक है, इनवॉइस इशू 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और हमारे केस में 20 सितंबर 30 दिन से पहले ही है, ठीक है। 1 सितंबर 15 अक्टूबर में सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, बढ़िया है, और 1 सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 20 सितंबर में इनवॉइस इशू हुआ है, कोई बात नहीं, तो 20 सितंबर को ही मान लेंगे, है ना, और वो विद इन 30 डेज के अंदर हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली आपका जवाब क्या होगा? Since invoice is issued within 30 days from the date of supply of service, time of supply is the date of issue of invoice, that is 20th September being earlier than the date of receipt of payment, है ना। मतलब इस केस में 2 पॉइंट आ गया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस इशू। इनवॉइस इशू 20 दिन मतलब 30 डेज के अंदर हुआ है, और पेमेंट रिसिप्ट से पहले हुआ है, तो 20 सितंबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानना चाहिए। समझ रहे हैं सर? देखा, प्रोविजंस अगर पता रहेगा तो आपका जवाब सही होगा, लेकिन प्रोविजंस में गड़बड़ तो जवाब में गड़बड़। डेट का सेक्शन 31 सर्विस और गुड्स दोनों के केस में सेम है। सर्विस और गुड्स दोनों के केस में सेम नहीं है सर। सर्विस के केस में तो 60 एक 30 डेज का कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली इनवॉइस इशू करने का जो कॉन्सेप्ट है वो 30 डेज का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, लेकिन एक 60 डेज का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जब रिवर्स चार्ज का केस होता है। समझ रहे हैं सर? मैं अभी तक रिवर्स चार्ज नहीं बोला। স্যার ওটা তো 31st ছিল, हाँ ওটা গুডসের ক্ষেত্রে 31st আছে আর সার্ভিসের ক্ষেত্রে 61 আছে। हाँ 61, ठीक है, बस वो सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा रिवर्स चार्ज के केस में चेंज होगा, बाकी नॉर्मल केस में सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब एक ही है। समझ रहे हैं ना सर? ठीक, आगे देख, आगे और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, हो जाएगा क्लियर। सेम एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल हम लोग अभी अभी देखा वही एग्जांपल्स को फॉलो करके अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ इन द अबव एग्जांपल इनवॉइस इज इशूड ऑन 5 अक्टूबर, मतलब हमारे एग्जांपल्स में इनवॉइस इशू किया था 20 अक्टूबर को ना सर, सॉरी 20 सितंबर को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, সেপ্টেম্বর हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ सर? 1 सितंबर। 5 সেপ্টেম্বর इनवॉइस इशू हुआ 20 20 सितंबर। पेमेंट हुआ 10 अक्टूबर, और प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 সেপ্টেম্বর। 15 सितंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दी अबव एग्जांपल, अगर ये इनवॉइस इशू का डेट 20th की जगह 5 अक्टूबर हो जाता तो? तब तो सर 30 डेज क्रॉस कर जा रहा है ना।
30 डेज तब से क्रॉस कर 15 रहा सितंबर हो गया है ना, तब कौन सा डेट को मानते हैं? 15 सितंबर वाले से। प्रोविजन ऑफ सर्विस को। तब प्रोविजन ऑफ सर्विस को मानना पड़ता। वेरी गुड सर। The time of supply will be the date of provision of service, that is 15 September, being earlier than the date of receipt of payment. This would be so the invoice is not issued within the 30 days from the date of supply of service. Invoice 30 दिन के अंदर भी इशू नहीं हुआ तो इन दैट केस प्रोविजन ऑफ सर्विस का जो डेट है उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बोलो सर, बात क्लियर है कि फिर से प्रोविजन एक बार दिखाया आपको? बोलो, हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। आप फिर से एक बार देख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि आपको फटाफट फिर से कनेक्ट हो जाए। क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है एज पर अंडर सेक्शन 31? अगर टाइम पे इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, डेट ऑन व्हिच दिस पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, तीनों में से जो पहले होगा उस डेट को ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पहले वाला केस में कौन सा डेट दिया था सर हम लोग? 20 सितंबर, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को ले लिया था, है ना। लेकिन अगर टाइम पे नहीं हुआ है तो उस केस में प्रोविजन ऑफ सर्विस पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर एंड डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, तीनों में से जो डेट पहले होगा उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बस यही खेल है। क्लियर हो गया ना? अभी क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी Yes. केस मैच नहीं करता है, अगर दोनों में से कोई भी केस ढूंढने में नहीं ढूंढा मतलब नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द अबव मेथड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट। रिसिपेंट जिस दिन अपने बुक्स में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस बोलेगा उस डेट को मान के ही चलना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं रहता। ठीक है, ओके, बढ़िया एग्जाम्पल था सर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। चलो यहाँ पर देखते हैं इलस्ट्रेशन, ये वाला इलस्ट्रेशन करो सर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सर 6 में बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, बुकिंग ऑफ कन्वेंशन, कोई कन्वेंशन होने वाला है, एक हॉल बुक किया गया है, बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000, कितना रुपए से? 15,000 का रूम बुकिंग है। ठीक है, 15,000 का एक हॉल बुकिंग है, कोई प्रोग्राम होगा, ठीक है, कन्वेंशन हॉल, उसके लिए 3,000 जमा कर दिए सर, एडवांस 3,000 जमा कर दिए सर। 15 सितंबर को फंक्शन हुआ है, 15 सितंबर को फंक्शन हुआ है, 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर रहा है 15,000 के लिए, और वहां पर इंडिकेटिंग कर रहा है कि 12,000 पेबल है, मतलब 3,000 रिसीव्ड है और 12,000 पेबल है। तो इनवॉइस 15,000 का इशू कब किया? 27 अक्टूबर को। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 12,000 पेबल है, मतलब पे करना बाकी है। 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट 12,000 रिसीव हुआ है। बोलो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर 6th में होगा, एज ये सर्विस है और इसमें एडवांस दिया गया ना, और वो अर्लियर भी हो रहा है। क्या सबका जवाब 6 में है? बोलो। बाकी किसका क्या जवाब है बताओ सर। तो 6 में 6 में, क्योंकि जिस दिन एडवांस मिला है 6 में दादा। 6 में। ओके, गुड्स के केस में एडवांस को नहीं दिया जाता है ना, याद है ना सर? गुड्स के केस में एडवांस का डेट को टाइम ऑफ सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा, मतलब वो छूट है गुड्स के केस में। सर्विस के केस में ये छूट नहीं मिलता। तो क्या मतलब निकल रहा है? एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 47 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे इसको, जिनका लिखने वाला एग्जाम है, जिनको डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ सकता है वो डायरेक्ट एमसीक्यू पुट कर देना, ठीक है, या फिर अगर एमसीक्यू में भी पूछ लें किसी में। तो as per section 31 subsection 2 read with 47 CGST rules, the tax invoice is to be issued within 30 days of supply of service. नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है। इन द गिवन केस द इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, है ना, 27 अक्टूबर और कब 6 में, 30 दिन तो छोड़ो, बहुत दिन हो गया। सो एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, इन अ केस वेयर द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, the time of supply of service is the date of provision of service or receipt of payment, whichever is earlier, है ना, receipt of payment whichever is earlier. Therefore time of supply of service to the extent of 3,000 क्या है? 6 में है, as the date of payment 3,000 is earlier than the date of provision of service. Provision of service क्या है?
जिस दिन प्रोग्राम होने वाला है। प्रोग्राम कब होने वाला है? 3 सितंबर 15 15 सितंबर। सितंबर और पेमेंट 3000 का कब मिला है? पार्ट पेमेंट ही सही, कब मिला है? 6 मई को, 6th में। है ना। तो पार्ट पेमेंट का टाइम पहले हुआ है प्रोविजंस ऑफ सर्विस से पहले, ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस 12,000 इज 15 सितंबर व्हिच इज द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 6 मई माना जाएगा सर, ठीक है सर। और एक्सटेंड बैलेंस का जो सप्लाई ऑफ सर्विस है उसके लिए 15 सितंबर को भी माना जाएगा। मतलब 3000 बैलेंस पेमेंट के लिए 6 में और बाकी अमाउंट जो 12,000 का है उसके लिए 15 सितंबर, दोनों है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 इज 6 में एज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ 3000 इज अर्लियर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस 12,000 इज 15 सितंबर व्हिच इज द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेट इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई 6 में भी होगा जो एडवांस रिसीव के लिए और 15 सितंबर भी होगा, दैट इज एडवांस पेमेंट का बाकी पार्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट भी है इसलिए। तो एक 6 मई को मानेंगे गवर्नमेंट और एक 15 सितंबर को भी मानेगा। समझ में आया सर? समझ में आया सर? बोलो। यस सर। हाँ सर। ये भी एक गजब को क्वेश्चन है सर। देखो, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट एबीसी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विस क्लीनिंग एंड रिपेयर्स, ठीक है। एबीसी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर्स ऑफ टैंक्स इन दी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। वो छत पे टैंक वगैरह होता है ना, उसको साफ करते हैं। फॉर विच द अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन शोड अ पेमेंट इन कैश, कैश पे पेमेंट किया ऑन 4 अप्रैल, मतलब अपने अकाउंट में कैश पेमेंट किया, बता रहा है कब? 4 अप्रैल को, टू देम अगेंस्ट वर्क ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। बढ़िया है, कैश में ही नॉर्मली होता है ये सब चीजें। द डेट ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड, लेकिन किस दिन काम हुआ है वो डेट क्लियर नहीं है एबीसी एंड कंपनी के रिकॉर्ड में। ABC and company not issued invoice or entered the payment in their books of account, ना तो इनवॉइस इशू किया और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री किया। क्वेश्चन इज दैट फिर कौन सा डेट को ये लोग मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई? 4th अप्रैल रिसीप्ट ऑफ पेमेंट 4 अप्रैल को मान लेंगे सब। हाँ सर। क्योंकि उसी दिन नहीं रिकॉर्ड कर रहा है और वो बाकी डेट नीचे वाला ये वाला सर, वो ऊपर जो प्रोविजन था ना लास्ट में उसको मानेंगे। कौन सा वाला को मानेंगे बोलो? एक ऊपर लास्ट में जो प्रोविजन पड़ा था, नीचे जो है बीच में जब कुछ भी नहीं दिया रहता तो ये वाला मानते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैन डेट नॉट ऑफ बी रिसीप्ट हाँ ऑफ तो वो सर्विस द वो बुक्स ऑफ वाला ही अकाउंट 4th अप्रैल है। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो लिखना कैसे है? The time of provisions कैसे लिखते हैं? The time of supply cannot be determined by the provisions of the clause A, B of section 13 subsection 2, as neither the invoice has been issued nor the date of provision of service is available, as also the date of receipt of payment in the books of supplier is also not available. Therefore, the time of supply will be determined by clause C of section 13 subsection 2, that is the date on which the receipt of service shows receipt of service in his books of account. Thus the time of supply will be 4th April, मतलब अपार्टमेंट ओनर का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस पे जो शो किया जा रहा है 4 अप्रैल, उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे बस। बढ़िया है ना सर? एग्जाम्पल के साथ प्रोविजंस कितना आसान लग रहा है, लेकिन अगर बिना एग्जाम्पल के प्रोविजंस पढ़ो ऐसा लग जाएगा ना कि जैसे वही फिर से आसमान से टपका और खजूर पे लटका। ओके सर, आ गया सर वो बात जिसमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? इन एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ठीक है। 1000 रुपया मतलब अप टू 1000, अप टू में 800 आ सकता है, 700 आ सकता है, 200 हो सकता है, 100 हो सकता है, जो भी 50 हो सकता है, अप टू 1000। तो इस केस में टेकिंग इनवॉइस डेट एज द टाइम ऑफ सप्लाई क्या करेंगे? एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? ये बात सर ऐसे तो कहा गया है subsection 2 of section 13 में for a payment up to 1000 received in excess of the invoice value, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply of service in relation to this excess value. इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है सर, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कंपनी, कोई टेलीफोन कंपनी को कोई सर्विस दिया था, उसको पेमेंट मिला, रिसीव्स 5000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 4800, इनवॉइस के 4800 की इनवॉइस के बदले उनको 5000 मिल गया, ठीक है।
द एक्सेस अमाउंट ऑफ 200 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट इनवॉइस, ठीक है, क्योंकि एवरी मंथ टेलीफोन का बिल होता है तो नेक्स्ट इनवॉइस में वो उसको दिखा सकता है। द कंपनी हैज द ऑप्शन टू टेक द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड इन एक्सेस अगेंस्ट अर्लियर इनवॉइस। ऐसा वो अप टू 1000 रुपीज तक एडजस्ट कर सकता है। 1000 से ज्यादा होगा तो फिर वो उसका अलग से टाइम ऑफ सप्लाई का बिल बना देगा, ठीक है। अप टू 1000 तक आप उसको नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर सकते हो। अगर 1000 से ज्यादा होगा तो उसके लिए अलग से एक टाइम ऑफ सप्लाई आप बिल बना देगा और उसके लिए जीएसटी पे करने के लिए आपको मजबूर कर देगा, मतलब उसी मंथ पे, ठीक है। तो यही बात है सर, 1000 तक आपको मौका मिलता है कि भाई ठीक है नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट कर लेना, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट इनवॉइस के साथ एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा, अभी देना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन में बताएंगे सर आपको, ठीक है। सर कहते कहते हम लोग पहुंच गए सर रिवर्स चार्ज में, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, ठीक है। रिवर्स चार्ज क्या है आप लोगों को पता है, मैं आपको रिवर्स चार्ज बोल के और झमेला में बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। जब रिसिपेंट खुद टैक्स पे करते हैं उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं, है ना। तो लेकिन टाइमिंग का खेल क्या है सर, इनके केस में 3 टाइम का खेल दिया है, ये चीज गुड्स के केस में नहीं था, ठीक है। एक स्पेशल घटना यहाँ पर घटता है, डेट ऑन विच देयर पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस एंड 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये थोड़ा सा अलग है, 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, ठीक है। सप्लायर जिस दिन इशू इनवॉइस किया उस दिन से 61st डे का डेट काउंट करके हो कर सकते हो आप। इन तीनों डेट में से जो डेट पहले होगा उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, सर्विस के केस में, सर्विस के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये डेट थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू द अबव पैरामीटर्स देन टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी, तब क्या होगा। इन दैट केस 2-3 केसेस आ जाता है सर, देखो सर ध्यान से। जैसे मानो कि कई बार ऐसे होते हैं, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज का घटना घटता है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर आउटसाइड इंडिया मतलब, हाँ सर, मतलब आपके बिजनेस में कोई सर्विस आपको मिल रहा है आपके ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज में, लेकिन वो एंटरप्राइज इंडिया के बाहर है, यूएस में हो सकता है, यूके में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, जापान में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। सो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से आपको सर्विस मिल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये बात तो तय है सर कि जब हम लोग किसी भी फॉरेनर से सर्विस लेते हैं या फॉरेन एंटरप्राइज से सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो फॉरेनर को ढूंढने जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। जो बंदा इंडिया में बैठे हुए है ना उसी को बोलेगा भाई जीएसटी पे करो, ठीक है, रिटर्न फाइल करो, रिसिपेंट को पे करना पड़ता है। तो नॉर्मल बात है, फॉरेनर को ढूंढना मुश्किल है तो जो रिसिपेंट है उसी से जीएसटी चार्ज करें, सिंपल बात, नो बकवास। अब इसी चक्कर में जब ऐसे ही कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, या फिर डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, या फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट, ठीक है, इन तीनों में से जो पहले होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस एंड डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट। इन तीनों डेट में से जो पहले होगा उस डेट को क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर इलस्ट्रेशन देखते हैं और इस मैटर को खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए सर। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एज्यूम दैट सर्विस बीइंग सप्लाइड इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सर मई के 4 तारीख को द सप्लायर ऑफ सर्विस इश्यूज इनवॉइस फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने इनवॉइस इशू किया मई के 4 तारीख को। देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट अमाउंट पेएबल एंड पेमेंट इज डिलेड, कुछ डिस्प्यूट है और पेमेंट डिले हो रहा है। सर अगस्त के 21 तारीख को पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विस, पेमेंट कब पे किया गया, अगस्त के 21 तारीख को। टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे सर, मई 4 को इनवॉइस इशू हुआ था, कुछ डिस्प्यूट था, पेमेंट बाद में पेमेंट किया गया अगस्त के 21 को। टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी डिपार्टमेंट कब करेगा, सर देखो, ये देखो सर,
date on which the payment is recorded in the books of accounts, date on which the payment is debited from the bank account of the recipient of service, and 61st day of the issue of invoice by the supplier. दोनों में से, इन तीनों में से जो पहले होगा. तो सर एक चीज मुझे बताओ, 4 जुलाई, हाँ 4 61st जुलाई, डे आ जाएगा सर, है ना. May 4 यस May 4 से अगस्त 21, मई जून जुलाई अगस्त 3 महीना हो जा रहा है. उससे पहले आपका 61st डे आ जाएगा, आपका 61st डे हो जाएगा उससे पहले. मई 4 से जून 4 30 दिन, जून 4 से, अच्छा मई कितने दिन का होता है, मई मंथ कितना दिन का होता है, 4 तारीख इधर है, 4 तारीख इधर है, 31st, तो इधर 27, जून का 31st, 30, जून 30 का होता है, 30 से 30, हाँ जून 30, जून 30. तो 30 और 27 कितना हो गया, 57, 57. हमें चाहिए 61st डे, तो और 4 दिन ऐड करेंगे, तो 30 प्लस जुलाई का 4. 4th जुलाई, है ना. समझ में आ गया सर, 4th जुलाई. ठीक है, बोलो ऐसे काउंट करना. ठीक है, मई का 4 तारीख है, तो मई का कितना दिन बाकी है, 27 दिन बाकी है, 27 डेज. जून का कितना दिन है, 30 दिन. जुलाई का कितना दिन में होगा, 61, 4 दिन ऐड करने से, तो जुलाई का 4 तारीख. तब जाके आपका जवाब मैच कर गया, बिकॉज हमें 61st डे चाहिए इनवॉइस डेट से. बस क्लियर हुआ सर. यस सर, हाँ सर. हाँ सर. थैंक यू सर. यही दिया गया सर. July 4 will be time of supply being the earliest of the two stipulated date, namely date of payment, and immediately following 60 days since the issue of invoice. बस सही बात है. और एक क्वेश्चन है, देखते हैं. सर determine the time of supply from the given information. A German company issues an email informing its associated company ABC Limited of the cost of technical service provided to it. ठीक है, मतलब बेसिकली आप समझ गए ना, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मई के 4 तारीख को ये बात कर रहा है. जुलाई के 2 तारीख को एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द जर्मन कंपनी. अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई को क्या मानेंगे. जुलाई 2, जुलाई 2 है, जुलाई 2, जुलाई टू पेमेंट डेबिट हो. जिस दिन पेमेंट डेबिट हुआ ऐसा प्रोविजंस हाँ सर, देखो एक जुलाई बार, 2, ये देखो. डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विस, एंड डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, जो पहले होगा. जुलाई 2. हाँ सर. वेरी गुड सर, आप सबको ही सही हो. As there is no prior entry in the amount in the books of account of ABC Limited, so July 2 will be the time of supply being the date of payment in terms of second provision of section 13 subsection 3. इसी तरह से बात बन रहा है. भाउचर का भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी भाउचर हो सकता है, सर्विस का भी भाउचर मिल सकता है. तो सर्विस का भाउचर को सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में कहा गया है. मुझे और बताने का जरूरत है सर भाउचर का क्या कॉन्सेप्ट है. अगर आइडेंटिफाइबल है तो फिर भाउचर इशू का डेट को ले लो, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन रीडीम होगा उस डेट को ले लो. बस सही बात है. मतलब सेम प्रोविजन है. हाँ, इसका सेम प्रोविजन है. अच्छा. देख लो. Best Hospitality Service enters into an agreement with the Drive Marketing Limited, which Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited markets Best Hospitality Service, hotel rooms and sales coupons or vouchers redeemable for a discount against stay in the hotel. As the supply against which the voucher will be redeemed is identifiable, है ना. ये तो पता चल रहा है ना कि इसका भाउचर सिर्फ होटल बुकिंग में ही लगेगा. तो अगर होटल बुकिंग में ही भाउचर इशू होता है तो जिस दिन भाउचर इशू होता है उसी डेट को लिया जाएगा. द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द भाउचर विल बी द डेट ऑफ इशू. ठीक है, रिडीम का डेट नहीं, इशू का डेट लेंगे. लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है, अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो फिर रिडीम डेट लेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि होटल में ही इसका भाउचर काम आएगा, होटल बुकिंग वगैरह में ही. ठीक है, सो अगर आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट को ले लेंगे, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर इन दैट केस रिडेम्पशन डेट को लेना है. सेम टू सेम रेसिडुअल केस, सेम टू सेम सेक्शन 13 सबसेक्शन 5. इफ यू डोंट नो, अगर कोई भी ऊपर का कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा है,
कोई भी कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा है तो डेट ऑन विच द पीरियडिकल रिटर्न फॉर द पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन एनी अदर केस, जिस दिन जीएसटी पे होगा उसको ले लेंगे बस। लेट फी इंटरेस्ट का भी सेम टू सेम, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, ठीक है। जिस दिन आप लेट पेमेंट करोगे उस दिन को भी काउंट करेगा लेट पेमेंट इंटरेस्ट, जैसे कि आपको गुड्स में बता के आया मैंने, ठीक है। जिस दिन एडिशन वैल्यू एडिशन होगा, जिस दिन वैल्यू एडिशन होगा, एक सेकेंड, जिस दिन वैल्यू एडिशन होगा उसी डेट को लिया जाएगा। जितना सारा चीज पढ़े उसको एक बार समरी कर लेते हैं, हाँ, और खत्म करते हैं पॉइंट को। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये फॉरवर्ड चार्ज है, ये रिवर्स चार्ज है, ये आपका सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज व्हेन द इनवॉइस इज नॉट इशूड। अच्छा सॉरी, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, सॉरी, ये रिवर्स चार्ज है, आरसीएम है, और ये वाउचर है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज व्हेन द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31। उस केस में क्या करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस लेंगे, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर लेंगे, एंड डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। इन तीनों में से जो डेट पहले होगा उस डेट को ले लेंगे। लेकिन अगर एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस डेट इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेना चाहिए, या फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर लेना चाहिए, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑफ द सप्लायर होना चाहिए। तीनों में से जो अर्लियर होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। और अगर रिवर्स चार्ज है तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, या फिर 61st डे ऑफ द सप्लायर्स इनवॉइस। उन तीनों में से जो पहले होगा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ पता चल गया सर, मुझे और बताने का जरूरत नहीं है। वाउचर के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो फिर आपको पता ही है, अगर आइडेंटिफाइबल है इशू डेट ले लेंगे। और अगर डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन एनी अदर केस, मतलब जब आपको पता नहीं है कि भाई कौन से प्रोडक्ट में इसका वाउचर को यूज करने वाले हैं, तो फिर जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस दिन को ले लेंगे। आगे भी कुछ पॉइंट देख लो, जैसे मानो कि अगर नॉर्मल केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में, अगर कोई भी पॉइंट अनएसर्टेनेबल लग रहा है फॉरवर्ड चार्ज के केस में, हाँ सर, फॉरवर्ड चार्ज के केस में मतलब जब सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, इफ द अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल देन टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। और रिवर्स चार्ज के केस में if the above events are unascertainable then time of supply equals to date of entry of the service in the books of account of the recipient of supply, ठीक है। रेसिडुअल के केस में, रेसिडुअल के केस में क्या होता है आपको मैंने अभी बताया कि जिस दिन पीरियडिकल रिटर्न फाइल करेगा, या फिर एनी अदर केस में जिस दिन टैक्स पेमेंट होगा। इन रेसिडुअल केस क्या होता है, जो किसी भी चीज में समझ में नहीं आया जीएसटी को, जीएसटी डिपार्टमेंट को ऊपर का कोई भी केस से समझ में नहीं आया, वो रेसिडुअल में आ जाता है। और इंटरेस्ट एडिशन के केस में मतलब जिस दिन इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह चार्ज करके अगर पेमेंट होता है तो जिस दिन वैल्यू एडिशन होता है उस दिन को लिया जाता है, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, ठीक है। सप्लायर को जिस दिन वो एडिशनल वैल्यू मिलता है उस डेट को वैल्यू एडिशन का टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा। बस इतनी सी बात है सर, हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई का सारा बोल दिए, आपको समरी भी बोल दिए, अलग से भी समरी आप पढ़ सकते हो, समरी को अलग से और भी बोला गया है। एक काम देता हूँ सर, आप लोग अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट योर नॉलेज में जाना, मैट आपके पास है, आप बस ना क्वेश्चंस को देखना। यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-7 क्वेश्चन है, 5-7 नहीं उससे ज्यादा है सर, 11, 12, 13 सर, ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन है सर, ठीक है। इसमें कुछ छोटा मोटा क्वेश्चंस भी हैं और कुछ बड़ा क्वेश्चंस भी हैं। इसका हिंट्स आंसर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। हिंट्स आंसर इज एनफ टू अंडरस्टैंड कि आंसर क्या होना चाहिए। आप प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है, इसमें ट्रू फॉल्स का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट का कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू बेस्ड सवाल हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो, या फिर प्रोविजंस करके लिखने वाला सवाल हो, हर केस में ये क्वेश्चन आपको काम करेगा सर, ठीक है। तो प्लीज मस्ट गो थ्रू, होमवर्क है क्वेश्चन गो थ्रू करने का, आंसर भी दिया हुआ है, प्लीज पढ़े, पढ़ के प्रैक्टिस करें, लिख लिख के पढ़े ताकि याद ज्यादा रहे, मेमोरी में ज्यादा रहे सर, ठीक है। कोई डाउट हो आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप समझा दो, मैं समझा दूंगा। लेकिन सर जितना डिटेल्स में पढ़े हैं
मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को डाउट क्रिएट होगा अगर आप जेन्युइनली पढ़ोगे तो, ठीक है। मतलब अगर सारा क्लास आप कंटिन्यू करते हो, अगर क्लास मिस हो गया है, अगर आप क्लास का बैकअप कर लेते हो और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो जाए, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें, ठीक है। बस आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई को लेके हाजिर हो जाएंगे सर, जीएसटी क्लास में। ओके सर, कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज सर टाटा। सर एफएम का क्वेश्चन, हाँ बोलो सर, एफएम का एफएम का क्वेश्चन क्वेश्चन दे दीजिएगा तो सर। क्वेश्चन बना नहीं सर, बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा देरी कर रहा हूँ, दे नहीं सर, दूंगा उस दिन जो आंसर करवाए थे ना उसका क्वेश्चन, उस दिन जो आंसर लास्ट क्लास में जो